अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिद्दीक़ मिर्ज़ा और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने धरने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि अब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और इस्लामाबाद में जाकर हुकूमत को चैलेंज करेंगे। क्यों हुकूमत को चैलेंज करेंगे, क्या वजह बनी? कल की जो है वो डेडलाइन है, कल तक की उन्होंने हुकूमत को कहा है कि आपके पास सिर्फ एक दिन है और अब हम हुकूमत को ऐसा जवाब देंगे कि हुकूमत याद रखी। एक तरफ इमरान खान जो है वो हुकूमत के ऊपर चढ़ाई करने की बार बार धमकियां देते हैं, अब मौलाना फजल रहमान ने भी जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान कर दिया। आखिर इसकी रीज़न क्या बनी? मौलाना फजल रहमान तो हुकूमत के साथ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। 26वीं आइनी तरमीम के अंदर मौलाना फजल रहमान की जमात ने वोट भी दिया, तो उसके बाद क्या वजह बनी? उसकी वजह ये बनी कि जो 26वीं आइनी तरमीम के अंदर जो 22 तरमीम थी, उसके अंदर एक तरमीम जो है वो मदारिस को लेकर भी थी, लेकिन वो तरमीम जो है वो सदर पाकिस्तान ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। अब एतराज़ लगाने के बाद मौलाना फजल रहमान ने जाहिर सी बात है अपने ग्रीवेंसेस सामने रखे हैं कि आप लोगों ने उस वक्त कोई बात नहीं की, बाद में आप लोगों ने इसके ऊपर इशू उठाया, एतराज़ उठाया, जो कि डेफिनेटली डिबेटेबल है। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जो एक अच्छी बात है वो उन्होंने कहा कि हम इसको टेबल पर बैठ के और बगैर बंदूक के, बगैर डंडों के, बगैर पत्थरों के, बगैर किसी वायलेंट एहतजाज के हम इसको मुज़ाकरात के साथ भी हल कर सकते हैं और हम इसको पुरअमन एहतजाज के ज़रिए भी हल कर सकते हैं। और मौलाना फजल रहमान के जितने भी एहतजाज आज से पहले हमने देखे हैं वो सारे पुरअमन ही रहे हैं, जिसमें बाकायदा कोई पत्ता तक नहीं टूटा। लेकिन एहतजाज के बाद, अपने मुतालबात मनवाने के बाद, मौलाना फजल रहमान के लोगों ने बाकायदा उन जगहों को साफ करके, मतलब इवन झाड़ू वगैरह लगा के भी, जहाँ पे वो धरना वगैरह देते थे, उसके बाद वहाँ से गए, जो कि एक बड़ी मिसाल है, जो आज तक पाकिस्तान में किसी और जमात के साथ ये मिसाल हमें नहीं मिलती। एनी हाउ, टॉपिक के ऊपर आते हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक एतराज़ है जो हुकूमत ने इसको उठाया है। अब मदारिस की रजिस्ट्रेशन क्यों होनी चाहिए? डेफिनेटली जब मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी तो चेक एंड बैलेंस होगा। चेक एंड बैलेंस के बाद उसमें जो फ़िरका वारियत की गुफ्तगू की जाती है या ऐसा लिटरेचर जो है वो छापा जाता है जो फ़िरका वारियत के हो या नफ़रत अंगेज़ लिटरेचर हो, उसकी रोकथाम की जा सकती है। और जो मौजूद है, हमने बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं मुख्तलिफ, जो हमारे फ़िरके के जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं, हमने उनके मुँह से ही चीज़ें सुनी ना। मैंने बहुत सारे ऐसे मनाजरे देखे हैं जिसके अंदर एक दूसरे फ़िरकों के बारे में इतनी ख़तरनाक गुफ्तगू लिखी हुई है जिसकी जो मैं आपके साथ वीडियो में बयान भी नहीं कर सकता। देखिए, अगर मदारिस का सिर्फ जिक्र किया जाए, ये तो होगी एक अबूरी बात हो गई कि ताकि लोगों को क्लियर हो जाए इस वीडियो के हवाले से। बाकी अगर चीज़ें देखी जाए तमाम तरह हवालों से, तो मदारिस के अंदर जदीद तालीम भी पढ़ानी पड़ेगी। ये हुकूमत का मुतालबा है कि क्यों असर हाज़िर जो है उसमें जो जदीद तालीम सिखाई जाती है, जिसमें आप देखें आजकल की जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, या आप कहते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, या आप कह सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी है, या एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी है, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल के दौर में बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। आप वीडियो एडिटिंग कह सकते हैं, आप बहुत सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कह सकते हैं, उसके अंदर आप बहुत कुछ उसमें शामिल आ सकती हैं चीज़ें जो आजकल के मॉडर्न दौर के अंदर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो क्या मदारिस के अंदर भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं? चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। हुकूमत का एक मुतालबा है, हुकूमत कहती है कि एलीट का जो है वो एक अलग निसाब है। बीकन हाउस ले लें आप, मुख्तलिफ स्कूल्स ले लें आप, एक तरफ जो है हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ का एक अलग निसाब है, एक तरफ सरकारी स्कूल ले लें, वहाँ का बिल्कुल अलग निसाब है। आप एक कमरे के अंदर एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा या एक एलीट क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा, एलीट स्कूल का, एक प्राइवेट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, तीनों को बिठा दें तो पता लग जाता है कि कौन कहाँ से पढ़ा हुआ है। काबिलियत और सक्सेस एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन तीनों में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान हो जाता है कि कौन कहाँ से पढ़ा हुआ है। वहीं अगर आप एक मदरसे के बच्चे को बिठा दें तो वहाँ भी एक डिफरेंट पता लग जाएगा कि बंदा मदरसे का बच्चा पढ़ा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि तमाम जगहों पर एक जैसा निसाब हो, जिसके ऊपर तमाम तर लोगों का जो है वो इत्तफाक हो। और दीनी तालीम तो बल्कि मुझे अभी मेरी जो भतीजी है उसी ने मुझे बताया कि वो फर्स्ट ईयर की है और फर्स्ट ईयर के अंदर कुरान जो है वो कंपलसरी है और वो कुरान की तालीम हासिल कर रही है। मैंने जब फर्स्ट ईयर किया था तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर कुरान नहीं पढ़ा। तो आज एक कुरान की तालीम भी जो है वो हुकूमत की सतह के ऊपर भी दी जा रही है। तो आई थिंक ये एक अच्छा अमल तो है ना, ताकि कम से कम मदारिस के अंदर भी अगर कुरान पढ़ाया जा रहा है तो आज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी कुरान पढ़ाया जा रहा है। आगे आगे हदीस की किताबें भी पढ़ाई जा सकती हैं अगर ये मिल बैठ कर एक निसाब के ऊपर मुतफिक हो जाए। और फिर निसाब के अंदर दो चीज़ें ऐसी भी है ना कि अगर जो बरेलवी मकातब फ़िक्र है उनका एक अलग निसाब है, देवबंदियों का अलग है, अहले हदीस का अलग है, अपने फ़िक्र की किताबें भी पढ़ाई जाती हैं, फ़िक्र के मसाइल भी पढ़ाए जाते हैं और वहाँ पर कई जगहों पर इख्तलाफात भी बताए जाते हैं। मेरा कराची से ताल्लुक़ है और कराची के अंदर मैंने लाशें गिरती हुई देखी हैं सिर्फ फ़िरका वारियत के ऊपर। तो वो लोग कौन थे? वो क्या किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे? क्या वो किसी मसलक से जो है वो वाबस्तगी उनके साथ नहीं थी?
तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इस तरह बरेलवी उलमा के ऊपर तो आपने देखा होगा कि पूरे पूरे जो है वो खुदकुश हमले हुए हैं उनकी जो है महफिल नात के अंदर। तो ये चीज़ें हमने पाकिस्तान के अंदर देखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कोई अच्छे स्टेप्स लिए हैं और तमाम मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं उन्होंने सोच विचार के बाद इस फैसले के ऊपर अमल करना शुरू किया है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम हम जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी की बात करते हैं, पाकिस्तान से कम अज़ कम उसका नुकसान नहीं होगा। अगर हम दुनिया भर के अंदर बैनुल मज़ाहिब हमांगी की बात करेंगे तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क होगा जहाँ पर आपको फ़िरका वारियत की किसी किस्म की बू नज़र नहीं आएगी। तो मदारिस की रजिस्ट्रेशन से होगा ये कि गवर्नमेंट जो है उसको चेक एंड बैलेंस मिल जाएगा कि फ़ंड्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या तालीम हासिल कर रहा है और मदरसे का जो बच्चा है क्या वो हमारे इस माशरे के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़ी तादाद पड़ती है मदारिस के अंदर। और जाहिर सी बात है मदारिस के अंदर एक छोटी उम्र का बच्चा जो है वो दाखिल होता है। मैं खुद मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने कुरान की तालीम हासिल की है मदरसे के अंदर। मेरा जो एक भाई है वो हाफिज़ कुरान है, तो मुझे तो बड़ा बखूबी अंदाज़ा है मदारिस के अंदर, जो मदारिस की तालीम के अंदर, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। उसमें होता ये है कि एक छोटा बच्चा भी जो है वो कोरे कागज़ की तरह होता है, एक फर्टाइल माइंड होता है, उसमें आप उसको आप कुछ भी बढ़ा सकते हो। उसको अगर आपने ज़रा सी भी वहाँ पे फ़िरका वारियत की जो है वो हवा लगा दी तो वो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि मैं एक दफ़ा नमाज जो है वो पढ़ रहा था जुम्मे की, और उस दौरान दो बच्चे आए, मतलब दो अच्छे उम्र के नौजवान हैं, वो 17-18 साल के, और मुझसे आके जस्ट उन्होंने इतना पूछा कि ये किन की मस्जिद है। तो मैं हैरान हो गया इस बात को सुनकर। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं किन की मस्जिद में था, वो बच्चे किस मस्जिद को ढूंढ रहे थे, मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन ये हकीकत बयान कर रहा हूँ आपको कि मैंने उनको बोला कि क्या मतलब आपका किसकी मस्जिद है। कहते मतलब कौन है, ये हरी पगड़ी वाले हैं या ये देवबंदी हैं या ये अहले हदीस हैं। तो मैंने कहा इससे आपका क्या लेना देना, आप तो अल्लाह के घर में नमाज़ पढ़ने के लिए आए हो। कहते हैं फिर भी हमें बताएं। तो फिर मैंने इशारतन 2-3 चीज़ें इनको बता दी कि जो अफसोसनाक है हमारे मुल्क के अंदर, हम इशारतन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किसकी मस्जिद है। तो मैंने इस तरह उनको बता दिया कि ये तो इनकी मस्जिद है, तो वो उठ के चले गए और वो मस्जिद उन्होंने छोड़ दी। तो ये चीज़ें तो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पुरानी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हो चुकी चीज़ें। तो इन चीज़ों की रोकथाम भी तो करनी है, इन चीज़ों को रोकना भी तो बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को अगर मुत्तहिद करना है तमाम तरह चीज़ों के ऊपर, तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना ज़रूरी है। चलें आप अपने फ़िक़्ह की किताब पढ़ाएं, बिल्कुल इसमें जो फ़िक़्ह की किताबें हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी बड़ी ज़रूरी होती हैं। आई नो मैं इसकी डिटेल्स बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक और काम करना पड़ेगा। आपको कम से कम वो जो है ना चीज़ें निकालनी पड़ेंगी कि जो नफ़रत शायद पैदा कर सकें या डिफ्रेंशिएट इतना ख़तरनाक तरीके से कर सकें कि लोगों के आपस के अंदर नफ़रतें जो हैं वो पैदा हों। इसके लिए एक इदारा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, आपको अपने निसाब सेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप मदारिस के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त की गई है और मौलाना फजल रहमान ने वो मानने से इनकार कर दिया। और मौलाना फजल रहमान ने इसके बहुत सारे रीज़न दिए हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी के अंदर नहीं आना चाहते, हम हुकूमत की शटल में नहीं आ सकते। एक लिस्ट है मौलाना फजल रहमान ने जो उसके एक्सक्यूज़ दिए कि हम बैंक अकाउंट्स नहीं डिक्लेयर कर सकते, आप बैंक अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, आप हमारे फंड्स रोक देते हैं, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। तो सो एक लिस्ट है मौलाना फजल रहमान की, जो मेरे ख्याल से बैठ के मामला तय हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो मदारिस के बच्चे हैं ये हमारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं खुद मदारिस के अंदर मैंने तालीम हासिल की हुई है। बाकी पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इनसे वाबस्ता है। मैं समझता हूँ कि इनको जदीद तालीम हासिल करनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए जदीद तालीम। ये ना हो कि एक मदरसे का बच्चा किसी बड़ी कंपनी के अंदर जाए और वो अपनी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन शो करवाए, तो उसको प्रेफर ना किया जाए। हालांकि किसी यूनिवर्सिटी का जो तलबा है उसको जो है वो प्रेफर किया जाए। तो ये मेरा एक छोटा सा कंसर्न है। बाकी रियासत के जो बच्चे हैं, हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, ताकि वो अपना मुस्बत असर जो है वो इसके अंदर डाल सकें। तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी। आई होप सो कि आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया। मैं पाकिस्तान में सबसे जो मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन है, अगर कहा जाए, जो जी शऊर जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी सोच काफ़ी मुस्बत है, मौलाना फजल रहमान ही है। तो इंशाअल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान मायूस नहीं करेंगे किसी को भी इस मामले को लेकर। तो उम्मीद है कि जल्द ही मामला हल हो जाएगा। तो मैं था आपका होस्ट असद मिर्ज़ा। इसी तरह के मज़ीद टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारे इसी तरह व्लॉग को प्यार मोहब्बत देते रहा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो, ख़िलाफ़ हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र करने की सलाहियत भी रखता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।